एकदम सही बोलिए। चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 2। ठीक है, आज ये समाप्त हो जाए पार्ट 3। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। एक किताब तो नहीं, अब जांच कर देना, अभी जांच कर देना। आओ, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि जो पुष्पी पादप होते हैं, पुष्पी पादपों में चरण के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा बही प्रजनन युक्तियां। बही प्रजनन युक्तियां। बही प्रजनन युक्तियां। अच्छा बताओ, तुम लोग पढ़े थे, याद करो कुछ बातों को कि पर परागण के बारे में हम लोग पढ़े थे कल। स्वपरागण के बारे में पढ़े थे। स्वपरागण जो होता है हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं होता। उसमें जो जीव बनते हैं उसमें कोई भिन्नता नहीं आती है। स्वपरागण में अगर कमजोर पुंकेसर है, जिसमें मान लो कि आगे चित्र से देखें हम लोग और इधर आगे बढ़ जाते जिससे मान लो कि ये तुम्हारे पास कोई का है, एक तरीके से मान लो कि अंडाशय है, ये वर्तिकाग्र है और यहाँ पर परागकोश है पुंकेसर। तो स्वपरागण में क्या होता था ना, इसी पुंकेसर से पराग कण इस वर्तिकाग्र पर गिर जाते थे। याद है, वर्तिकाग्र पर क्या होते थे, गिर जाते थे। तो स्वपरागण में क्या होता है, जो जीव बनता है, जो संतति बनती है ना, जो संतति बनती है, वो संतति में कोई भिन्नता नहीं होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता है, बिल्कुल अपने माता पिता की तरह होती है। अगर कमजोर पुंकेसर होंगे, कमजोर अगर परागकण है, तो जो संतति बनेंगे वो भी कमजोर होंगे। ठीक है ना, जैसा माने पराग कोश रहेगा, जैसा माने पुंकेसर रहेगा, वैसे संतति भी क्या होती है, बनती है। तो हमें इसको रोकना है। माने वही प्रजनन युक्तियां का मतलब होता है कि हमें कुछ ऐसी युक्तियों को अपनाना है जिससे कि हम लोग स्वपरागण को रोक सकें। याद रखना, वही प्रजनन युक्तियां का मतलब होता है कि माने कुछ ऐसे प्रक्रिया हम लोग को अपनाना है जिससे के कारण कि जो इसके अंदर जो स्वपरागण हो रहा है उसको रोकना है। ठीक है, इसको क्या करना है, रोकना है। क्योंकि पर परागण जब होगा तो पर परागण से जो जीव बनेंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, डिफरेंट। मान लो कि यहाँ पर सोचो जरा कि ये वर्तिकाग्र है, एक तरीके से अगर पूरा बनाते तो ऐसे होगा, और ये तुम्हारे पास क्या है, पुंकेसर। ठीक है, ये वर्तिकाग्र है, ये पुंकेसर है। अगर ये पुंकेसर खराब है, ठीक है, खराब है, तो ये गिरेगा वर्तिकाग्र के ऊपर, तो जो जीव बनेंगे वो भी, तो जो संतति बनेगी, जो नई कोशिका बनेगी वो भी खराब होगी। तो हमें कुछ ऐसे युक्तियों को अपनाना है कि स्वपरागण को रोका जा सके, स्वपरागण को रोका जा सके। तो और अच्छे माने जैसे दूसरे कोई पौधा है उसके पुष्प से, जैसे मान लो कि ये कोई पौधा है, इसमें भी एक पुष्प है, इसमें भी वर्तिकाग्र है, इसमें भी परागकोश है, लेकिन इसका जो परागकण है, परागकोश का जो परागकण है अच्छे किस्म का है, तो इसको रोकना है और इसके ऊपर इसको ला कर क्या करना है, गिराना है। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं बही प्रजनन युक्तियाँ। माने स्वपरागण को रोकने के लिए कुछ युक्तियों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे कि बही परागण माने ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे कि स्वपरागण रुक सके और पर परागण हो सके। उसे कहते हैं बही प्रजनन युक्तियाँ। याद हुआ कि नहीं, बताओ उसी का क्या कहते हैं हम लोग, बही प्रजनन युक्तियाँ कहते हैं। हमें क्या करना है, हमें स्वपरागण को रोकने के लिए, स्वपरागण में जैसे मैंने परागकोश रहेंगे, जैसे परागकण रहेंगे, कमजोर परागकण है तो जो संतति बनेगा वो भी कमजोर होगा। तो हमें कुछ ऐसी युक्तियों का अपनाना है, बाहर से युक्तियों का लगाना है जिससे कि स्वपरागण ना हो सके, पौधा जो है पर परागण दूसरे अच्छे किस्म के परागकण इसके पास आए और तब माने तमाम प्रकार की जो प्रक्रिया होती है हो, उसे कहते हैं बही प्रजनन युक्ति। ठीक है, अब आ जाओ, ये समझ गए होंगे सब लोग, बता दोगे सब लोग? तो पहले हेडिंग तो सब लोग समझ ही गए होंगे। दूसरा है पराग स्त्रीकेशन संकर्षण। पराग स्त्रीकेशन संकर्षण, इसका मतलब
जात के पौधा होता है तो उसमें जो वर्तिकाग्र होता है वो परागकणों को आकर्षित कर लेता है। हाँ। और वर्तिका की नली खुल जाती है। जैसे देखो हम बताते हैं, देखो होता क्या है, खूब अच्छा से चित्र देखो, ये है हमारे पास इस तरीके से, क्या है इस तरीके से, इस तरीके से, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड, ऐसी संरचना होती है बीजांड, मान लो इस तरीके की संरचना बीजांड की होती है, ये बीजांड। इसके अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश, इसके अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश होता है। इस भ्रूणकोश के अंदर नो आपको याद होगा कि 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होते हैं। जैसे एक कोशिका होता है जिसको अंडाशय कहते हैं, ये अंडाशय है, मान बीजांड, एक बीजांड द्वार कहा जाता है, ठीक बीजांड द्वार के पीछे निभाग होता है, तो ये अंडाशय है। उसके बाद से 2 आपके सहायक कोशिकाएं होती है, बीच में 2 और कोशिकाएं होती है जिसको ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, इधर 3 कोशिकाएं होती है जिसको हम लोग कौन सी कोशिका कहते हैं, प्रति समांतर या प्रतिमुख कोशिकाएं हम लोग कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, याद कर लो आज इसको प्रतिमुख, इसको हम लोग केंद्रीय या ध्रुवीय कहते हैं, ये सब भ्रूणकोश होता है। तब यहाँ से देखो यही होता है पराग नली, क्या होता है, पराग नली, यह पराग नली आकर के सीधे कहाँ जाता है, याद है, अंडाशय के अंदर जाता है, माने जो भ्रूणकोश होता है उसके अंदर जाता है। ध्यान रखना, भ्रूणकोश की जब बात करेगा तो इसके अंदर ही जाता है। भ्रूणकोश में 8 माने 7 कोशिकीय होते हैं और 8 केंद्रकीय होते हैं, ठीक। अब सुनो, ध्यान से सुनो, संरचना समझ में आया। तो होता ही है ना कि जब किसी वर्तिकाग्र पर, कोई भी पौधा वर्तिकाग्र स्थिति के का एक भाग होता है, जब उस वर्तिकाग्र पर कोई परागकण आकर के गिरा, मान लो गिर गया परागकण, भाई उड़ता रहता है तो परागण आएगा कि जब किसी स्त्री केसर के जो वर्तिकाग्र है उस पर बाहर से परागकण आकर के क्या हो गया, गिर गया। और अगर होता यह कि अगर वो परागकण जिस जाति का ये पुष्प है उस जाति के नहीं है, उस जाति के नहीं है, तो जो ये पराग नली देख रहे हैं वो पराग नली एक रसायन उत्पन्न करती है जिससे इसकी नली बंद हो जाती है, और ये जो पराग कण होते हैं यहाँ नहीं पहुँचे। निषेचन तभी होता है ना कि जब पराग कण इस पराग नली के द्वारा कहाँ पहुँच जाए, अंडाशय नहीं, अंडाशय में, अंडाशय के अंदर जो भ्रूणकोश होता है उसके पास पहुँच जाए। तो होता है कि जो पराग नली होती है क्या होती है, बंद हो जाती है। कब, कि जब बाहर से जो पराग कण आ रहे हैं वो दूसरे जाति के, दूसरे जीव के, तो जब कोई परागकण आएगा दूसरे जाति का होगा, दूसरे जीव का होगा, तो जो पराग नली होती है बंद हो जाती है और परागकण अंदर नहीं प्रवेश करते। लेकिन जिस जाति के पुष्प है, जिस जाति के पुष्प है या जिस जाति के स्त्री के समय, उसी जाति के अगर परागकण इसके ऊपर आकर के गिरते हैं, तब जो पराग नली होती है वो खुल जाती है, क्योंकि उसी कास्ट के हैं, उसी जात के पराग नली खुल जाती है। और तब जो परागकण होते हैं इस पराग नली के अंदर होते हुए सीधे भ्रूणकोश के अंदर जाते हैं, फिर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो क्या होता है कि दूसरे जाति के परागकणों को वर्तिका के ऊपर गिरना, जब गिरती है तो इसको आकर्षित वो नहीं करती, उस परागकणों को अंदर नहीं जाने देती है, और फिर उसी जाति का अगर परागकण इसके ऊपर गिरते हैं तब उसको अंदर जाने देती है। तो ये जितनी पूरी प्रक्रिया होती है उसी को पराग स्त्रीकेशन संकर्षण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पराग स्त्रीकेशन संकर्षण कहते हैं। माने जो वर्तिकाग्र होता है ना अपने अंदर, उसी को अंदर जाने की स्वीकृति देती है जो उसके जात का होगा, जो अलग जात का होगा उसको अंदर जाने की स्वीकृति नहीं देती है। सब लोग याद करो, बोलो याद हुआ क्या, याद हुआ, बता सकते हो सब लोग। देखो यहाँ पर चित्र भी खूब अच्छे तरीके से बनाया है, देख लो ध्यान से। ये चित्र अगर कहलाता है कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, देख रहे हो, जीव द्रव्य है क्या क्या उपस्थित है वर्तिकाग्र में, परागकण नलिकाओं की वृद्धि, ठीक है। फिर उसके बाद से स्त्रीकेशन का अनुप्रस्थ लंब काट में पराग नली की वृद्धि दिखा रहा है, यहाँ पर देख रहे हो सब चित्र ये बनाया गया है, देख रहे हो। परागकण नली आपको बताया गया, आपका प्रतिव्यंसान इसको कहते हैं, और ध्रुवीय केंद्रकीय जीव कोशिका इसको कहते हैं, अंड कोशिका नीचे वाला बड़ी वाला है, सहायक कोशिका इसके किनारे वाला है,
उसको प्रति व्यसांक, उसका जो 3 ऊपरा कनी है 3 वाला, ये प्रति व्यसांक भी कहते हैं, और आप इसको चाहें तो प्रतिमुख कोशिकाएं भी कहते हैं। दोनों में से कोई कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब तो पराग स्थितिकर्षण संकर्षण के बारे में हम लोग जान गए। अब एक होता है कृत्रिम संकरीकरण। कृत्रिम संकरीकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलो इसको मिटा रहे हैं। देखो, कोई आपसे पूछे कि कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है, कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है, तो देखो ध्यान से, खूब आराम से देखो कैसे बताओ। कहोगे इसमें कि जब, अच्छा कृत्रिम का मतलब क्या होता है ना, जब मनुष्य संकरण करता है या जब मनुष्य परागण की क्रिया करता है तो उसी को कहते हैं कृत्रिम संकरीकरण। मनुष्य मानव द्वारा जब संकरण कराया जाता है या मानव द्वारा जब परागण की क्रिया होती है तो उसको कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। इसमें जो खराब टाइप के जो परागकण होता है उसको हटा दिया जाता है, और अच्छे टाइप के, अच्छे किस्म के जो परागकण होते हैं इसके अंदर लेकर के हम लोग आते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं कृत्रिम संकरीकरण। अब ध्यान से समझना एक चीज, मान लो कि यहाँ पर एक स्थिरीकरण का चित्र है, देख ही रहे हो, फिर इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर बीजांड रहता है, इस तरीके से बनेगा आपका, फिर इसके अंदर भ्रूकोश रहता है, फिर ये जो कोशिकाएं होती है उसको दिखाया जाता है, ठीक। अब हुआ क्या कि हमें मान लो कि ये क्या है, पुंकेसर है, पुंकेसर है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। तो अभी मैं पहले ही बताया आपको कि हो सकता है कि जो पुंकेसर है, हो सकता है कि जो पुंकेसर है वो पुंकेसर में खराब परागकण है, जब इसके अंदर गिरेंगे तो जो परागण की क्रिया होगी वो भी खराब होगी, और जो जीव बनेंगे वो भी खराब होंगे, अच्छे किस्म नहीं होंगे। तो हमें कहानी ये करना है कि इस पराग कण को इसके अंदर जाने से रोकना है, इसको अंदर जाने से रोकना है। इसके लिए कुछ माने हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं, पूरा किताब में लिखा गया। पहला एक प्रक्रिया होती है, मान लो कि हम इसको लाना चाहते हैं, माने हम पहले ही बताया कृत्रिम संकरीकरण का मतलब होता है कि मानव द्वारा जो संकरण कराया जाता है। मान लो कि हम चाहते हैं कि खूब बढ़िया जाए, बिहार में जाएं, और बिहार से अच्छे किस्म के, अच्छे क्वालिटी के परागकण लेकर के आए, किसके ऊपर रखें, वर्तिकाग्र के ऊपर रखें। तो मान लो इसको करने के लिए कुछ, मान लो इसके अंदर तो परागकोश है, पुंकेसर है, तो हटाना तो बहुत जरूरी है ना। मान लो हम लाने के लिए गए बिहार में, तो पता चला कि यही परागकण इसके ऊपर गिर गए। तो जब परागकण इसके ऊपर गिर गए तब तक परागण की क्रिया हो जाएगी, जब हो जाएगी तो फिर हमारे लाने से फायदा क्या होगा। तो करते क्या है, इसको आराम से कैंची से काट के हटा देते हैं। किसको, पुंकेसर को। जो पुंकेसर है, जो परागकोश है, इसको कैंची उठाए काट दिए, काट करके हम लोग क्या किए, अलग किए, काट दिए, मान लो काट दिए। जो पुंकेसर था पहले था, हमने इसको काट करके अलग कर दिया, केवल वर्तिकाग्र बच गया, अलग कर दिया। थोड़ा इस क्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं इस क्रिया को। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं विपुंसन, ठीक है। जब भी विपुंसन की बात करेगा तो क्या होती है कि मान लो कि हम गए बिहार की बात करें कि अलग राज्य की बात करें, जिसका भी बात हो, चलो क्वालिटी अच्छी होती है ना बिहार में, इसीलिए बिहार की बात करें। बिहार में अच्छी क्वालिटी के माने परागकण मिलते हैं यूपी से, तो हमने ले करके आया। तो उसको रोकने के लिए कि परागण की क्रिया इसके अंदर ना हो, उसके रोकने के लिए हमने क्या किया कि जो पुंकेसर था या जो परागकोश था, हमने उसको काट करके क्या किया, अलग कर दिया। किसको, पुंकेसर को। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विपुंसन कहेंगे। विपुंसन जैसे आदमी के नपुंसक नहीं बनाया जाता है, नपुंसक का मतलब क्या होता है, काट कर निकाल दिया जाता है। जो भी माने वृषण वगैरह होते हैं जिसमें क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, तो उसके काट कर निकाल दिया जाता है। तो सेम वही घटना इसमें भी होती है। विपुंसन, नपुंसन में होता है विपुंसन, माने जो पुंकेसर होता है, जो परागकोश होता है, उसको काट करके हम लोग बाहर जब निकाल देते हैं तो विपुंसन। चलो हम लोग तो मान लो काट के निकाल दिया, काट करके निकाल दिया, तो मान लो हम बिहार में चले गए लाने के लिए, क्या लाने के लिए,
परागकण। तो कहा और कोई प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा ना। मान लो ये खाली है, हम गए हैं लाने के लिए, पता चले कोई परागकण आकर पहले ही इस पर गिर गया। हाँ एकदम सही लड़की बोली है। तो इसको हम लोग बाहर से क्या करेंगे, ढक देंगे। इसी को कहते हैं बैगिंग। बैगिंग या इसी को हम लोग कहते हैं बोरा लगाना। बोरा लगाना। चलो हम गए हैं लाने के लिए, इस पर बोरा से इसको क्या कर दिए, ढक दिए। बैगिंग या बोरा लगाना इसको कहते हैं। माने इसके ऊपर हम लोग ढक दिए कि जब तक हम ले करके नहीं आएंगे, जो अच्छे क्वालिटी के जो पराग कण है, जब तक हम नहीं लेकर आएंगे तब तक ये बैग जो लगाया गया है, जो बैगिंग है, जो बोरा है, इसी पर आएगा। इसको हम लोग बचा करके रखें। समझे इतना। तो अब इसको हमने क्या किया, ढक दिया, बोरा लगा दिया, और तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, माने नहीं हटाएंगे जब तक यहाँ परागकण लेकर के न। ठीक, चलो मान लो ढक दिया। इसी को कहते हैं बैगिंग लगाना। कि मान लो कि जो हम लोग अच्छे क्वालिटी के परागकण लाने के लिए गए हैं, और मान लो कि अभी खुला रहेगा वर्तिकाग्र, तो बाहर से परागकण इसके ऊपर गिर जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि बाहर से इसके ऊपर क्या कर दिए, बोरा लगा दिए। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं बैगिंग या बोरा लगाना। ठीक है, हमने क्या किया, एक सब कहानी है कि पिपुंसक क्या होता है कि जब पुकेसर को काट करके अलग कर लेंगे, बैगिंग या बोरा लगाना करता है कि बाहर से थैली लगा देंगे। अब हम लोग क्या किए, सुनो ध्यान से। अब हम लोग क्या किए कि हमारे पास अब हमने अभी क्या लिया है, ये लिया है वर्तिकाग्र। क्या लिया, वर्तिकाग्र। और इसको पूरा सामने ढका है। इसलिए ढका है कि जो वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकाग्र पर बाहर से कोई परागकण ना आए। और हमने परागकण बिहार से ले लिया। ठीक है, ले करके आया, बोरा को हटाया, और तब हमने इस पर क्या कर दिया, उस पराग कण को डाल दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं कृत्रिम संकीकरण। कृत्रिम संकीकरण किताब मिल गया क्या? तो क्या कहोगे कि बाहर से हम लोग क्या किए, परागकण लिया के इसके ऊपर डाल दिए। तो इसी को क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरीकरण। निकालो, लेसन नंबर 2 है, तो कृत्रिम संकरीकरण लिखा होगा। चलो अच्छा, आप समझ गए होगे ना। अब बताओ, क्या दोबारा बोरा लगाना आवश्यक है कि नहीं है? आवश्यक। अगर आप नहीं लगाएंगे, मान लो परागकण कहीं ले आके डाले, अभी परागण क्रिया हुआ है, नहीं तो दूसरा कोई आकर गिर गया, तो फिर तो वही बात होगी ना। तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, ढक देंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं, हाँ निषेचन हो जाएगा तब का बात। अभी तो रखे हैं इस पर, कौन मार फूक दार तोड़िए जाएगा सब इसमें। तो इसलिए इसको फिर से बैग हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम निषेचन कहते हैं। सब लोग याद हुआ कि नहीं हो, बताओ। ये सब आपसे पूछा जाएगा। दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन आई, याद है? हाँ, तो माने कैसे होती है, आज सीख लो सब लोग सीखो। कल ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ही दिया जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपका है, जिसका नाम होगा दोहरा निषेचन। अच्छा, कल बायोलॉजी को देगा कि केमिस्ट्री का भी दोगे, या इसी को हम लोग कहते हैं द्वि निषेचन। मिला जी तुम्हारी किताब में? हाँ मिला। 35 निकालो, 35 पूरी संख्या। सबसे नीचे लिखा होगा दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन। बताएं, तो 2 बार निषेचन होता है, उसको दोहरा निषेचन कहते हैं। ये आधा अधूरा है ना, इसको तो विस्तार से हम लोग जानेंगे। आओ चलो, अब सुनो सब लोग, देखो फिगर भी बना लेना है तुम लोग को। ठीक है, कहोगे तो लिखवा भी देंगे, अगर समझ में आए तो ठीक बा। हाँ जे शाकाहारी रहो के जल्दी से अपने के क्या करेंगे। चलिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, वर्तिका है। क्या है, घैली है, पानी पीने वाला। घैली नहीं है, ये क्या है, ये माने इस तरीके से है बाबू, जगह कल नहीं बना लेते इस तरीके से, उसी का सुंदर रूप है।
सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। इसके अंदर होते हैं बीजांड। ये क्या है? ये है आपके अंडाशय, ये है बीजांड, और समझे सब लोग। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? यह है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश और यहाँ पर एक बड़ी सी कोशिका होती है, इसको अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। और दो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है इस तरीके से, इसको हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और बीच में दो और कोशिका, माने एक यहाँ बड़ा सा हिस्सा होता है, फिर यहाँ पर बीच में दो अन्य कोशिकाएं होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ठीक है। फिर ऊपर दो कोशिकाएं होती है, ऊपर 3 कोशिकाएं होती है, जिसको हम लोग प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ये किसका चित्र मालूम है? ये किस तरीके से का चित्र है? बताओ इस समय यार, पूरा तुम्हारा छूट गया। इस तरीके से है। अब होगा का, जरा सोच समझ के बताना है तुम्हें। होगा का, मान लो कि ये चित्र आप कर को बढ़िया समझना, कीमत करना आज के पास है कि समझ में नहीं आया। अब कुछ पराग कौन आए, हम लोग दोहरा निषेचन पढ़ रहे हैं। ये चित्र है पूरा, ये क्या है? पूरा स्थितिकरण है, नीचे वाला अंडाशय है, फिर ये बीजांड है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिका और 8 के उठा अभी चलो इनाम है के बधाई, तो कुछ बच्चा पागल तरह के। तो नीचे 3 कोशिकाएं होती है, जो बड़ी वाली कोशिका होती है उसको अंड कोशिका, और जो 2 बगल वाले कोशिका होती है उसको सहायक कोशिका, और जो 2 केंद्रीय वाले कोशिका होती है उसको ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, और जो ऊपर वाली कोशिका होती है प्रतिमुख कोशिका होती है। अगर बीजांड द्वार कहते हैं, इसको निभाग कहते हैं। पूरा मुझबानी याद हो जाएगा। अब होगा का देखो, इसके ऊपर पराग कौन आए, का आएंगे, परागकण आएंगे ही, परागकण आए। जब परागकण आए तो क्या होता है कि इसके अंदर पराग नली पाई जाती है, वो दोनों परागकण को लेकर के आई, दोनों परागकण को लेकर के आई, दोनों परागकण के लेकर के की आई। और जब लेकर के आती, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। जब लेकर के आई और आ करके दोनों परागकण को इसको दे दी, सहायक, किसी एक सहायक कोशिका को दे दी। एकदम ध्यान से समझो, ये पराग नली है, पराग नली। क्या हुआ कि जो ये पराग नली है, ये दोनों जो परागकण थे, परागकण तो बहुत रहेंगे, लेकिन 2 परागकण को लेकर के आई, ला करके किसी एक सहायक कोशिका को दोनों परागकण को दे दी, एक सहायक कोशिका को दोनों परागकण दे दी। तो जब ये दे दी तो हुआ का, जरा सोच समझना। दोनों परागकण में एक जो परागकण था, एक वह ध्रुवीय कोशिका के साथ चला गया, ध्रुवीय कोशिका के साथ चला गया, और ये सहायक कोशिका नष्ट हो गई, और दूसरा का जो था वो केंद्रक के साथ चला गया, जो अंड कोशिका थी उसके साथ जुड़ गया। माने एक जाकर के इसके साथ जुड़ गया, और एक, दोनों सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, एक जाकर के इसके साथ जुड़ गया, 2 आई है, और एक जाकर के अंड कोशिका के साथ जुड़ गया। तो निषेचन डबल हुआ। देखो, एक जाकर के इसके साथ जुड़ गया और एक जाकर के इसके साथ जुड़ गया। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विनिषेचन। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। अब जरा सोचना एकदम ध्यान से। एक और फिगर में बना रहा हूँ, कहीं कहाँ जगह है भाई। चलो मान लो कि ये आपके पास दोहरा निषेचन हुआ। सुनो, दोहरा निषेचन की बात क्या होगा, ध्यान से समझना। ये तो बीजांड है, ये बीजांड है। तो जब दोहरा निषेचन हुआ, पूरा मत बनाओ, सिंपल इतना बनाओ। जब दोहरा निषेचन हुआ तो दोहरा निषेचन में क्या हुआ? नीचे बना युग्मनज। नीचे क्या बनेगा? युग्मनज। जो अंड कोशिका तो पहले से एक थी,
और एक ये जाए चली गई तो 2 हो गए। क्या हो गए? 2 हो गए। 2 होने का मतलब होता है द्विगुणित। द्विगुणित इसको हम लोग कहते हैं 2n। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2n द्विगुणित है। आइए ऊपर वाला जानते हो, ऊपर वाला जो ध्रुवीय थी ये 3 जाकर बन गई बड़ी कोशिका है, तो ये क्या हो गई? त्रिगुणित। क्या हो गई? ये त्रिगुणित। 2 तो पहले से थे और एक गया तो ये क्या होता है? त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित। निषेचन डबल हुआ है। एक परागकण इस अंड कोशिका के जाकर गया है और एक परागकण उसके साथ गया। किसके साथ? जो ध्रुवीय कोशिका है उसके साथ निषेचन डबल हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन। एक बार समझो, खूब ध्यान से समझो। मान लो कि हमारे पास एक स्त्री केसर है, यहाँ पर अंडाशय है, ये पूरा क्या है? बीजांड है। इसके अंदर भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकीय होते हैं, 8 केंद्रकीय होते हैं। नीचे 3 कोशिका है, बड़ा वाला अंड कोशिका, दोनों किनारों पर सहायक कोशिका, बीच वाला 2 कोशिका ध्रुवीय कोशिका, ऊपर वाले 3 कोशिका प्रतिमुख कोशिका। उसके बाद से क्या हुआ कि परागकण के जो परागकण है वो आकर के वर्तिकाग्र पर गिरे। जो पराग नली है उसमें से 2 परागकण को लेकर के अपने साथ आई और आने के बाद दोनों परागकण को सहायक कोशिका को दे दी। सहायक कोशिका को देने के बाद सहायक कोशिका नष्ट हो गई, वहाँ से 2 कोशिका का और निर्माण हुआ। एक जो था वो चला गया ध्रुवीय कोशिका के साथ। पहले से ध्रुवीय 2 थी, एक और गया तो 3 हो गया, तो त्रिगुणित हो गया। अब ये जो दोनों नष्ट हो गए तो एक आपका केंद्रक है, एक आया इसके साथ गया तो द्विगुणित हो गया। तो अब होता ये है, ये द्विगुणित जो अंड कोशिका देख रहे हैं इससे युग्मनज का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है बाद में जाकर के। देख रहे हैं एम्ब्रियो कहता है। इसी युग्मनज से बाद में किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। देखो युग्मनज से जाइगोट कहते हैं अंग्रेजी में इसको एम्ब्रियो कहते हैं इसको। जब युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है तो कुछ अवस्थाएं होती है, कुछ प्रावस्थाएं होती है। मान लो ये है, मान लो बी है, मान लो सी है, कुछ प्रावस्थाएं होती है। उन प्रावस्थाओं को हम लोग क्या कहते हैं? उन प्रावस्थाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो उन प्रावस्थाओं को हम लोग कहते हैं भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव समझे? और ये जो देख रहे हैं अब अगले बन जाओ, मुझे लग जाओ, जो निकलिए आराम से बैठ के लग जाओ पीछे। अरे ये हाथ में ले लो, उठा लग जाना है तो रख लो। त्रिगुणित। अच्छा समझे ना कि क्या हुआ कि द्विगुणित का निर्माण हुआ, द्विगुणित से युग्मनज का निर्माण हुआ, युग्मनज से किसका निर्माण हुआ? भ्रूण का। सुन लो, तो युग्मनज से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ अवस्थाएं होती है। उस अवस्थाओं को हम लोग कहते हैं भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव। अच्छा अब है त्रिगुणित है। क्या है? त्रिगुणित है। तो जो त्रिगुण बुझाई ला कुछ समझ में आया जी? बहुत एक और बता देते हैं लेकिन समझ में। जो त्रिगुणित हुआ है ना, तब देखो यहाँ त्रिगुणित से कहा होगा। देखो जो यहाँ पर त्रिगुणित है जिसको आप 3n कहते हैं, तो यहाँ से कुछ बनेंगे। क्या यहाँ से कुछ बनेंगे? क्या हंस रहे हो? डिप्रेशन में जाइए, पूरा बैठ के बनाओ। चलो त्रिगुणित हुई। अच्छा अब यहाँ से क्या होता है ना, अब इससे किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणकोश का निर्माण। किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का। भ्रूणकोश। अब यहाँ से इससे भ्रूणकोश का निर्माण। यह भ्रूणकोश का प्रकार के आज 12 वाला के खाली नथुनी के बारे में पढ़ावत नहीं। एंड गेट, नाट गेट, नार गेट, नंद गेट, तो नथुनी के बारे में पढ़ा रहे थे। बड़ी पढ़ लो वैसे नथुनी के बारे में। जब नथुनी आता तब खूब आनंद होकर निकालते। चलो तब भ्रूणकोश कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला भ्रूणकोश का नाम होगा केंद्रकीय भ्रूणकोश। 4 प्रकार का होगा।
कौन चौथा वाला? पहला आता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, चौथा माध्यमिक भ्रूणपोष, माध्यमिक भ्रूणपोष, माध्यमिक भ्रूणपोष। थोड़ा सा इसको नोट कर लो ना, तब आगे हम वो तीनों के बारे में बता रहे हैं। बढ़िया से नहीं नोट करना है इसको, धीरे से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो बात होगी उसका नाम होगा केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष। याद है तुम लोग को? बताओ। अच्छा, भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य जानते हो ना? भ्रूण को पोषण, अभी देख रहे थे तो क्या बोलते हैं, नीचवा बन रहा था युग्मनज, वही युग्मनज से भ्रूण बनता है। और भ्रूण के चारों ओर भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोषवा त्रिगुणित से बन रहता है और भ्रूणवा द्विगुणित बनता है। तब अब बताओ, कोई पूछता है केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है? अच्छा, कोई उदाहरण बताओगे केंद्रकीय भ्रूणपोष? अवतार नहीं खरीदे हैं तो ये अवतार ले लो। हाँ, रख लो एगो, दूगो भाई। अब मत करना कि नहीं खरीदे हैं, पूरा याद कर लेना। तुमको भी चाहिए अवतार? घरे बा जाके मांग लिए, लेके चल जाइए। उतना नया बा केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो देखो होता क्या है, ध्यान से। इसमें अभी आपको बताया गया था, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना कि यही क्या है। मान लो कि यही क्या है, ये आपका है भ्रूणकोश, और इस भ्रूणकोश के अंदर क्या बना है? इस भ्रूणकोश के अंदर दो कोशिकीय भ्रूण बना है। भ्रूण कहो चाहे युग्मनज को, युग्मनज। और क्या बना है? त्रिगुणित भ्रूणपोष बना है, त्रिगुणित भ्रूणपोष बना। देखो उसमें होगा, निकालो ना पूरा। अरे बाबू वो नहीं होगा, वो तो कट गया है। तो दिया तो होगा, देखो यही तो है शायद, इसके नीचे तुम्हारे में भी दिया होगा। पलटो, खैर देख लो, चलो अभी याद हो जाएगा। हाँ, तो क्या है, नीचे युग्मनज है। इसी युग्मनज से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। आज जो अवस्थाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण भाव कहते हैं, भ्रूण भाव कहते हैं। अब सुनो, ए बालक, अपना लगाओ तुम। अब ये जो देख रहे हो, इससे किसका निर्माण हुआ? भ्रूणपोष का। किसका निर्माण हुआ? भ्रूणपोष। अब सुनो, अब ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर एक भ्रूणपोष है, एक भ्रूणपोष कोशिका है, ठीक है। अब ये भ्रूणपोष कोशिका जो है, उसका जो केंद्रक होता है, उसका विभाजन होता है। खूब केंद्रक का विभाजन हो। चलो, ये सब केंद्रक है, भ्रूणपोष का केंद्रक है, भ्रूणपोष का केंद्रक है। तो जब किसी भ्रूणपोष के केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, और वह युग्मनज के चारों ओर जब बहुत अधिक केंद्रक का निर्माण हो जाता है, तो उसी को कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। याद हो कि भ्रूणपोष है, उसका केंद्रक का विभाजन होता है। युग्मनज के चारों ओर केवल भ्रूणपोष ही भ्रूणपोष दिखाई देता है, लेकिन विभाजन किस में हुआ है? केंद्रक में। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। कभी नारियल पिए होगे, पीने का तो मौका मिलता नहीं है, तो नारियल का पानी इसका उदाहरण है। नारियल का पानी, नारियल का पानी, एक तो केंद्र होता है उसका, केंद्र। नारियल सबसे माने पानी होता है, पिए हो कभी नारियल का पानी? छठ पूजा में आता होगा नारियल, तो वही तुम लोग पीते हो, ठीक है। अब तो चलो, ये तो जान गए केंद्रकीय भ्रूणपोष। अभी चित्र बाद में बनाना, पहले इसको समझ लो। केंद्रकीय भ्रूणपोष, हाँ तब का नियम अगर याद होगा तो लिख लो। चलो, पहला आपका होगा, दूसरा जो होगा उसका नाम होगा, क्या लिखा गया? कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष। तो ध्यान से समझना, कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष में
जो भ्रूणपोष होती है उसमें कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का जो भ्रूणपोष होता है उसमें कोशिका का विभाजन होता है। मान लो थोड़ा चित्र बना दो कि आपके पास क्या है, ये क्या है, भ्रूणकोश है। इसके अंदर ये बना हुआ है युग्मनज। क्या बना? युग्मनज। इसके चारों ओर जो भ्रूणकोश होते हैं, भ्रूणकोश के कोशिका का विभाजन हुआ और सब फैल गए, सब फैल गए, तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिकीय भ्रूणकोश। कोशिकीय भ्रूणकोश। जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश के कोशिका का विभाजन हुआ और वह युग्मनज के चारों ओर जब फैल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कोशिकीय भ्रूणकोश। बता दोगे क्या होता है कोशिकीय भ्रूणकोश? जब भ्रूणपोष के कोशिका का विभाजन होता है तब याद हुआ? युग्मनज के चारों जब ओर भ्रूणपोष के जो कोशिका होते हैं उसका विभाजन होता है, युग्मनज के चारों ओर बन जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। अब ज़रा सोचना तुम लोग को कि अगर तीसरा जो है माध्यमिक भ्रूणपोष किसे कहते हैं। कल एक क्वेश्चन अगर दिया जाए तो कोई दिक्कत? देखिए इसका उदाहरण क्या होगा कोशिकीय भ्रूणपोष का? हाँ वाला गड़ी जन खाया जाता है, जो नारियल का पानी पिए थे, ये मान लो नारियल है, इसके अंदर के पानी पी लेते, ये जो हिस्सा बचता है जिसको हम लोग गड़ी कहते हैं, याद है? तो जो खाते हैं उजर का काट काट के बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग खाना जब गर्भ धारण किए होगे तो उस समय खाना, बच्चा बहुत सुंदर पैदा होगा। मना बता देते हैं हाँ? आज से पहले भी खा सकते, तू खा लग रहा पहले। चलिए सब कोई नहीं बताता है, जो बहुत पढ़ा लिखा होगा वही बता पाएगा। प्रवचन हाँ वाला प्रवचन भक्ति वाला जानता होगा, ललित क्या नाम है? ललित मिश्रा नाम के भैया योगी जी। चल आ जाओ, तो दोनों जान गए क्या होता है आपका, क्या कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष। तीसरा आपका है माध्यमिक भ्रूणपोष। देखो ये क्या है, भ्रूणकोश। इक्वली जो अच्छी से पढ़ रहे हो ना, बहुत हार्ड होता है। इतना सही से आपके सर पढ़ाएंगे जो स्कूल में पढ़ाते हैं, पूरा एकदम फिगर बना बना कर आपको समझाएंगे। जब पढ़ाएंगे तो वो तो दिन बताएगा। भ्रूणकोश है, ठीक है। इसके अंदर बना है युग्मनज। क्या बना है? युग्मनज। ठीक, युग्मनज बन गया। अब होगी क्या, जरा सोचो, इसके चारों तरफ नीचे रहेगा केंद्रकीय भ्रूणपोष। नीचे क्या रहेगा? केंद्रकीय केंद्रकीय भ्रूणपोष। ऊपर रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? ऊपर कोशिकीय भ्रूणपोष। हाँ कोशिकीय, मान लो कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष जब दोनों के एक साथ मिला देते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यमिक भ्रूणपोष। माध्यमिक भ्रूणपोष, इसको नोट करो जल्दी से। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर, जल्दी से। भ्रूणकोश, कोश का मतलब जानते हो? कोश वृषण कोश, ओकरा अंदर का रहला वृषण, वही भ्रूणकोश, ओकरा अंदर रहला भ्रूणपोष। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर। अच्छा एक चीज़ जरूर याद रखना तुम सभी लोग, ठीक है ना, कि जो टेस्ट तुम लोग दोगे वही टेस्ट 12 वाला का भी है। 12 वाला का पहला दूसरा आपका है, ठीक है। तो तुम लोग अभी 2 ही पाठ कि 3 पाठ कर दिए? 2 ही पाठ करने दो अच्छा से, इसको अलग ना करेंगे, एक में बैठा के नहीं करेंगे, अलग अलग होगा। माने एक में बैठा के 12-11 में ना होगा। अब देखो तो 1 1 2 2 3 3 4 4 4 को अंतर आपको दिखाना है। सीधा बैठो, क्या कर रही है? अरे स्टूडेंट हो तुम लोग। चलो तो पहला का बात होगा बाबू भ्रूणकोश में कि ये अगुणित होता है, याद है? अगुणित होता है। हाई क्या होता है? त्रिगुणित, यानी 3 अंतर आपका। 2 को पहले से हटाइए, तो पहले तो यही अंतर आपको सबको याद होना चाहिए कि यह अगुणित। अगुणित का मतलब होता है यह अगुणित होता है। इसमें कहोगे कि यह त्रिगुणित होता है।
त्रिगुणित का मतलब होता है 3 यंग होता है। ये अगुणित होता है और ये त्रिगुणित होता है। तो पहले तो सबको याद हो गया। दूसरा का ही बताओ, भ्रूणकोश क्या करता है? भ्रूणकोश के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। याद करो, भ्रूणकोश के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन कि भ्रूणकोश के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, और उसको क्या कहोगे कि भ्रूणपोष के भ्रूण को पोषण देता है। भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण देता है। ठीक, तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा ये कह सकते हैं कि जो भ्रूणकोश होता है वह भ्रूणकोश माने क्रियाशील गुरु बीजांड से इसका निर्माण होता है। जो गुरु बीजांड होता है इससे, लेकिन आके इसका निर्माण गुरु बीजांड से होता है। ओके, और जब भी आपकी बात करेगा तो इसका निर्माण आप कर सकते हैं कि विकास माने इसका विकास प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से होता है। 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 किसका निर्माण? इसका निर्माण होता है। ठीक है, और ये क्रिया और भी एक अंतर दिखा सकते हैं कि इसमें भोजन संचित नहीं रहता है। भ्रूणकोश कोश में भ्रूणकोश में भोजन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो इसमें भोजन संचित नहीं रहता, और इसमें भोजन क्या रहता है? संचित रहता है। इसमें जल्दी बना लो, बना के जाओ। इसमें भोजन संचित रहता है। तो बस एक बार नोट कर लो कि आपको जानकारी रहेगा चीज का। जल्दी से याद बहु निषेचन पश्च घटना। निषेचन बढ़िया से तैयारी कर लो। पश्च घटना है, कोई पूछेगा तुमसे तो क्या कहोगे? कहोगे कि निषेचन के बाद, किसके बाद? निषेचन के बाद। निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है उसको निषेचन पश्च घटनाएं कहती है। आई घटना में क्या होता है? बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ध्यान रखना, बीजांड कहाँ पाया जाता है? बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के अंदर। तब उन फलवा के अंदर बीवा रहता है, मैंने बीजांड है अंदर, तो बीज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद जौन बीजांड होता है बीज में बदलता है, और जौन अंडाशय होता है किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। ये सब बता दोगे तुम लोग। ठीक है, अब आपके पास हेडिंग आ रहा है बीज। हेडिंग किसका आ रहा है? बीज। बीज को अंग्रेजी में सीड कहते हैं हम लोग। बताओगे बीज के बारे में कुछ? बीज के बारे में बताओ कुछ। इसके निर्माण बीजांड से होता है। और नहीं पढ़िएगा अब इसका आगे? कौन? वही तो है भ्रूण। अभी तो बताया गया था कि जो भ्रूण होता है उसका निर्माण युग्मनज से होता है। तमाम प्रकार की अवस्थाएं होती है। प्रांकुर, मूलांकुर जो नीचे होता है, जड़ में प्रांकुर जो होता है सबसे ऊपर होता है। उसको पढ़ना जो बच्चे का, फिर कल बताया जाएगा। जो मन जो शब्द समझ में कल पूछ लेना। ठीक है, चलो बीज आ जाओ। बीज क्या होता है? बीज, बीज का निर्माण किससे होता है आपके? हाँ, बीजांड से होता है। माने जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, तब हो जाता है। तो नहीं, आपको बता देते हैं बीज का निर्माण केवल आवृत बीजी पौधे में ही होता है। मन जिसमें पुष्प निकलते हैं उसी में ही होता है, भाई किसी में नहीं होता है। देखो, आवृत बीजी में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है, जिसको प्राय एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीज पत्र तथा एक भ्रूण अक्ष
समाहित होता है। भ्रूण का बीजपत्र एक सरल संरचना होता है, प्राय आरक्षित में जो आप चाहते हैं, आरक्षित आहार भंडारण के कारण फूली हुई एवं स्थिर होती है, जैसा कि लिग्यूमिनस में। परिपक्व बीज गैर एल्ब्यूमिनस तथा एल्ब्यूमिनस रहित हो सकते हैं। गैर एल्ब्यूमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान वह पूर्णतः उपभुक्त कर लिया जाता है, जैसे मटर में और मूंगफली में। देख लेना, इसके अंदर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कुछ ऐसे, जैसे मटर तुम लोग खाए हो? मटर छोटे होकर तो खाते हो, निकल जाता होगा, कुछ तो नहीं है बच्चे, अब तो बड़ी कुछ के खाते होंगे आप लोग, हैं? फिर उसी मटर का धोकर छोला बनाकर तो मटर होगा। और क्या होता है? मूंगफली तो बहुत आपको पसंद होगा। मूंगफली खाते हो? मूंगफली दांते नहीं देखें, खोइवा तुरे के पड़ेगा, दांते नहीं। अभी ना टूटी तो चलिए, तो मटर और मूंगफली सुन लो। मटर और मूंगफली दो ऐसे पौधे होते हैं जिसके अंदर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। देखो, बीज जो होता है ना, किसी भी पौधे का अंतिम परिणाम होता है। यह लिखा गया तुम लोग का, तो जमा कर दो अब कॉपी। कल आना 12 बजे, तो पूरा जांच करके लात के साथ ये डंटा रखा गया उसके साथ। चलो तो बता दोगे ना, अगर कल दे दिया जाए। अभी मैं पेपर बनाया नहीं हूँ, अभी अपना हाथ से हम बनाएंगे, कोई घर से नहीं बनाएगा। बहुत हरा पेपर बनाएंगे। वहीं ठना गए कल कॉपिया होगा सब ना कर लेना। चलो, तो इसमें भ्रूणपोष नहीं पाया था। एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसकी पूर्णतः उपभोग नहीं करता, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड। गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड। गेहूं, मक्का, बाजरा कुछ ऐसे माने पौधे होते हैं जिसके जो बीज बनते हैं, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं, मक्का हो गया, बाजरा हो गया। तो इसको नोट करते चलना। अरंड हो गया। अरंड में जानते हो? अरंडी, अरंडी, अरंडी नहीं जानते? इसका तेल होता है। तुम लोग मम्मी कभी नहीं देती है क्या अरंडी? आ जाओ, अरंडी नहीं जानते हो? एक दूसरे का नाम है रेंगड़ी, रेंगड़ी। इसको भी नहीं देखोगे तुम लोग ना। आई बैठा परोसा तो नहीं खा के जाइए। बैठा गर्म गर्म तावा पर रोटी पकड़ा था, छोला बना बैठा, परोसा तो नहीं बैठा। इसमें कल 12 बजे पूरा काफी जमा मिल तो भ्रूणपोष कम माने पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। प्रियांशु काफी था उसका पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। देखो, आपसे जरूर ये प्रश्न कंपटीशन में पूछेगा, तो पनवा फाड़ के निकाल के दे दो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो अब देखो, कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांड काय बीज शेष रह जाते हैं, और शिष्ट उपस्थित बीज काय परिभ्रूणपोष होता है। बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर संख्य संरचनात्मक आवरण बन जाता है। बता सकते हैं आप उसमें? ठीक है। एक होता है प्रसुप्ति काल, याद है प्रसुप्ति काल? प्रसुप्ति काल क्या होता है? क्यों? यहाँ कापी जमा करो पहले, नहीं तो कापी तुम्हारा जांच नहीं होगा, वैसे ही रखे रह जाओगे। कापी जमा करके जाओ। के पूछा जाता है ना, प्रसुप्ति काल किसे कहते हैं? प्रसुप्ति काल, प्रसुप्ति काल याद है कुछ? प्रसुप्ति काल के मतलब क्या होता है? देखो, होता ये है ना कि कभी कभी प्रतिकूल वातावरण आता है। प्रतिकूल वातावरण का मतलब होता है कि जितना बीज है, बीज के लिए जितना जल चाहिए, जितना उसके लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, जितना उसके लिए ताप चाहिए, जब नहीं मिल पाता है तो जो बीज का वृद्धि होता है धीमा पड़ जाता है, वृद्धि नहीं कर पाता।
वही बात है ना, जब धीमा पड़ जाता है, अपना अंकुरित जो अवस्था होता है उसको प्रदर्शित नहीं कर पाता है, किसी को हम लोग कहते हैं प्रसुप्ति काल। याद हुआ? प्रसुप्ति का मतलब होता है धीमा पड़ जाना, प्रसुप्ति का मतलब होता है धीमा पड़ जाना। बुजुर्गों में जैसे तुम्हारे बाबा होंगे तो उसके अंदर उनकी क्रियाएं बहुत धीमा हो गया होगा। यह है, यह रहती तुम्हारे तेजी से होता क्रियाएं, नहीं है तो धीमा हो जाता है। ये देखो क्रिया तबे चालू होगा जब आपके पापा की क्रिया सही रहता है ना। आपके मम्मी के चलते मम्मी क्या करती है, जब इतना धीमा पड़ता है लेती है 4 गो गियर में, एकदम ट्रेन की तरह तेज हो जाते हैं। होता है ऐसा? जैसे आपके साथ, आपके वो आपके के बाद छोड़ना, आपके साथ होता है। जिससे धीरे धीरे रहते हैं, नहीं सवाल बताते हैं, लगते हैं जब हैंगाने तो आपकी क्रिया बहुत तेजी के साथ होने लगती है, नहीं होती है? हाँ, गियर में प्रसुप्ति काल। याद हुआ कि नहीं? प्रसुप्ति काल क्या कहोगे? जब बीज के लिए प्रतिकूल वातावरण होता है तो अपना अच्छा, तुम लोग बीज पसंद करते हो खाना? पसंद नहीं होता। देखा कभी कभी आम का जो बीज होता है, माने आठी, दशहरी आम के देखना अच्छा है, एक कपूरी आम होता है, उसका बहुत पतला पतला होता है, खूब खाने में अच्छा लगता है। एक दालमा होगा साला, तो नहीं से गुदवा रहता है पूरा, हाँ कीड़ा पड़ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बता दो प्रसुप्ति काल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जिसका नाम होता है फल। फल किसका देना? फल का निर्माण कैसे होता है? क्या कहोगे फल क्या होता है? कैसे निर्माण होता है फल का? अंडाशय से निषेचन के बाद, निषेचन के बाद जो फल होता है वो किस में बदल जाता है? अंडाशय में बदल जाता है। तो अब फल के चारों अंडा से फल मतलब, अच्छा बदल नहीं सकता है। चलो, अब फल के चारों ओर एक भीति पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फल भीति कहते हैं। समझ रहे हो ना? अब फल भीति, जैसे अमरूद का नाम सुने हो? अमरूद खाते हो, आम खाते हो, संतरा खाते हो, बड़े गूदेदार होता है। अब मूंगफली, सरसों आदि भी खाते, लेकिन सूखा हुआ होता है। तो बहुत सारे फलों में अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध क्रिया विविध विकसित होती है। आप फलों के परिकरण और उनके परिक्षेपण क्रियाओं के याद करें, जिसे अपने पहले कक्षाओं में पढ़ा होगा। बात समझ रहे हो? तो अगर मैं कहूँ कि जो फल होते हैं, फल के कितने भीति? मान लो एक आम है, आम को तो चित्र तुम लोग बहुत अच्छे से बनाते हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बनाना। ये आम बन गया, ठीक है, आम बन गया। अरे बहुत हम चित्र बनाते हैं। क्या हो गया इसका? बीज। अब इसके 3 भीति। सबसे बाहर वाला खोइया के नीचे वाला ये वाला हिस्सा। अच्छा कुछ को आता कहा जितना अंदर हुआ मजा ना वाला चूसे में उतना ही खोइवा। हाँ, खोइवा के जन गुदवा होता है, बड़ा मीठ लगता है। याद कर रहे खोइया के जो खोइया पर सटर रहेला मीठ लगेला। आ तनी अंदरवा जाओगे तनी अब खटास बढ़ते चले जाता, ओठिया में तो और खट लगेला। ऐसा होता है ना? खाए नहीं तो कहा ना आम खाओ ना लीची खाओ। चलो तो क्या होता है? सुनी तो खूब चूस लिया आम, याद बा? आम के सीजन में आम खाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य फल भीति। बाह्य फल भीति खोइया के साथ जो चिपका होता है, गुद्दा होता है, उसको बाह्य फल भीति कहते हैं। अब बीच वाला गुद्दा, अच्छा सबसे अच्छी आम से रोटी खाने में मजा आता है। भात चले, मध्य फल भीति होती है। मध्य फल भीति सबसे अंदर वाला जो हाई देख रहे हैं ना, बीजांड के ऊपर जो चिपका होता है, उसको हम लोग अंता फल भीति कहते हैं। अंता फल कभी मत भुलाना इसको, ठीक है? तो ये फल के बारे में सब रहा। जब भी फल के बारे में कोई आपसे पूछे तो ये सब कुछ आप बता सकते हैं, ठीक है? आई सर जी।
नाही का चालू यहाँ पे वीडियो चलाना बना बोले देखा चालू काट ती बटन काढला टन टन